अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को सर शाहिद का सलाम। ई कैट और इससे रिलेटेड आपकी कराची यूनिवर्सिटी एनएडी और जहां मर्जी के टेस्ट हों, जहां आपका मैथ्स का पेपर आए, एंट्री टेस्ट के लिए हम हाजिर हैं। हम अपने 30 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको अपने नॉलेज से एंट्री टेस्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे और आपने उसका फायदा लेना है और हमें भी दुआएं देनी है और अपने लिए भी बेहतर करना है। तो तरीकाकार इस तरह से होगा कि हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर से स्टार्ट ले रहे हैं और ऐसे होते हुए हम स्पीड आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को इंशाल्लाह जल्द से जल्द कवर करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे ये तमाम पॉइंट्स आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दिया है और 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं और ए सेट में 1 2 जैसे कि आप देख सकते हैं, बी सेट में भी दिए हैं, सी और डी सेट में भी दिए। अब पूछा ये जा रहा है देन विच ऑफ द करेक्ट। अब जाहिर सी बात है आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें तमाम ऑप्शन करेक्ट है और मैंने जानबूझ के तमाम ऐसे ऑप्शन लिए ताकि एक तीर से हम 3 शिकार करें, यानी कि एक एमसीक्यू से हमारे 3 पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। अब समझना हमने इस तरह से कि देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 to 5 नंबर है और अगर हम ये देखें कि तमाम बकिया सेट्स ऐसे सेट्स हैं जो कि तमाम नंबर और यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम नंबर यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, यानी कि 1 2 भी मौजूद है। इसी तरह बी के 3 नंबर मौजूद हैं और सी के 4 नंबर मौजूद हैं और डी बिल्कुल सेम है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और ऑप्शन हमने यहाँ तीनों करेक्ट ऑप्शन लिखे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि चूंकि कई एंगल से आपके ये पॉइंट्स आ सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी और सी तीनों सेट के बीच में ये बताया गया है कि ए सेट बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए सेट है इसके दोनों नंबर जो है वो बी सेट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों मौजूद है। इसी तरह बी और ए दोनों सबसेट है आपके नंबर सी के और सी में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, जबकि 1 2 ए में आपको मिल जाएगा और बी में भी 1 2 है और साथ में 3 है और इस तरीके से ये आपका ऑप्शन करेक्ट कहलाएगा। और सेकंड ऑप्शन आपका जो है बी, ये भी करेक्ट है। वो किस तरह से कि अगर आप बी के एलिमेंट्स देखें जो कि 1 2 3 है और आप सी के देखें और डी के देखें तो सी तक तो हमने देखे और डी तो 1 2 3 4 5 बी के जो सबसेट है वो सी में मौजूद है, जो सी के सबसेट है वो डी में मौजूद है और इस तरीके से ये भी आंसर आपका करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन वो किसी और नजरिए से। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। यूनिवर्सल सेट और डी के दरमियान में इक्विवेलेंट को बताया गया। अब इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसमें आपके दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी हो। वो कैसे? अभी तो ये इक्वल सेट भी हो सकता था, एक ऑप्शन और भी था, लेकिन ये इक्विवेलेंट किस सेंस में है कि देखिए यहाँ पे आपके पास 5 नंबर है और यहाँ पे भी 5 नंबर है और दोनों 5 नंबर बेशक डिफरेंट हो लेकिन वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। लेकिन यूनिवर्सल सेट और बी सेट आपके दोनों इक्वल का भी ऑप्शन यहाँ पे हम दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डी ऑप्शन और ले लें, जैसे कि हम सारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं और यूनिवर्सल और डी के दरमियान में हम इक्वल टू लिख दें तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट वाइज भी सेम है और उसके अलावा सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। जबकि इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, जैसे ये 5 है और ये भी 5 है, लेकिन यानी कि अगर यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 है तो अगर यहाँ डी में ए बी सी डी ई आ जाता तो दोनों एलिमेंट
होते तो डिफरेंट, लेकिन उसके एलिमेंट्स बराबर होते तो वो आपके पास इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और इक्वल्स टू में ये होता है कि वो मतलब कि एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ एलिमेंट्स भी सेम टू सेम होते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे तो बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात दी गई है। डी मॉर्गन्स लॉ है, 2 लॉ आपकी खिदमत में पेश किए, जिससे सिर्फ आपने याद रखना है, और वो ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो याद रखें यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ है, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है। एक थर्ड ऑप्शन है, ये आपके पास गलत है। और क्यों गलत है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि इस लॉ का एक राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड को आपस में दे दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। सिर्फ लॉ को आपको याद रखना है, और याद रखने के बाद आपको अगर ए और बी सेट को एक्स वाई करते हैं तो आपने इसकी सेटिंग और इसकी तरतीब को डी मॉर्गन्स लॉ ने जिस तरह कहा था उसी के मुताबिक याद रखना है। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो नंबर 3 में हमने देखना क्या है कि यहाँ पे एक ए सेट दिया गया है और बी सेट दिया गया है, और ए में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 3 पॉइंट्स के अंदर हमने ए यूनियन बी किस तरह से करना है कि ए यूनियन बी निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या होगा कि ए सेट और बी सेट के अंदर जो एक जैसे हैं, यानी 1 दोनों में नहीं है आएगा, 2 दोनों में नहीं है फिर भी आएगा, 3 दोनों में फिर एक बार लिखा जाएगा, 4 5 भी लिखा जाएगा। इस तरीके से आप अगर ए यूनियन बी के साथ, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार उन्होंने ओ लगाया हुआ है और एक बार एन लगाया हुआ है। याद रखें कि ओ, अगर ओ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका भी मतलब है कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी मैंने उल्टा इसलिए गिना है ताकि यहां से गिनूंगा तो बाई चांस वो 5 ही बन रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो एन भी यहाँ पे लगा दे तो ये भी इसका यही मीनिंग है, क्योंकि कुछ बुक में ओ लिखा है, कुछ बुक में एन लिखा है। लेकिन ये याद है कि अगर इसी के आगे ये ऑप्शन होता है और वो ये आंसर तो हमारा आ चुका है कि इसका आंसर 5 आएगा। अब बात इसी से लिंक करते हुए ये करते हैं कि फर्स्ट करें वो यहाँ पे पी लगा देता है, तो पी का मतलब था पावर सेट, और पावर सेट के अंदर अब क्या तब्दीली आती है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट करें ये दोनों तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें यकीनी तौर पे एन पता होना चाहिए जो कि 5 है, और यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास ऑप्शन होगा तो फिर हम 2 की पावर एन लगाएंगे, और 2 की पावर जब एन लगाएंगे तो जितने एलिमेंट्स आए होंगे वो हम इसकी पावर लगा देंगे, जो कि आपके 5 आ रहे हैं, और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके 32 जो है वो सब सेट्स बनेंगे। यानी कि इन्हें 32 मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया जा सकता है, नल सेट, सिंगल सिंगल और डबल डबल करके जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एमसीक्यूज में वो दिखाने नहीं होते, बस उनकी तादाद के बारे में पूछा होता है। तो 3 के साथ हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हम नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब नंबर 4 में हमें 2 सेट दिए गए हैं और इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास के लेवल का एक एमसीक्यूज का पॉइंट है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, ये 4 के इक्वल होगा, और y वाला y के इक्वल होगा, और ऑलरेडी वो इक्वल है, उसका लेना देना सब खत्म हो गया। अगर यहाँ कोई तब्दीली होती तो बात इधर भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे x और कांस्टेंट नंबर है, और x की वैल्यू पूछी जा रही है जिसकी के पावर 1 है। अब हमें करना क्या है कि सिंपल नंबर 4 के अंदर हमें अपने आंसर्स को टारगेट करना है,
और इसमें तब्दीली भी आ सकती है, मतलब जैसे x को इक्वल कर दें, यहाँ पे y को पूछ लें, या ऐसा भी हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ y क्यूब करके यहाँ नंबर दे दें, तो आपसे x भी और y की भी वैल्यू पूछ लें। तो दोनों सूरतों में ये होगा कि ये डोमेन कहलाता है, डोमेन के इक्वल होगा, रेंज के इक्वल होगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है, या फिर दूसरे अल्फाज में ये दोनों x कंपोनेंट है, ये दोनों y कंपोनेंट है। अभी क्या होगा, अभी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू के बाद आपको 4 दिया हुआ है। अब ऐसा है कि एक्स को बताना है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ प्लस माइनस का साइन अप्लाई करते हुए हमारे पास एक अदद प्लस और एक अदद माइनस का 2 आ जाएगा आंसर। अब जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में 2 लिखा है, सेकंड में -2, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस के अंदर आंसर आएगा, जबकि 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता। इस लिहाज से नंबर 4 पॉइंट भी हो गया। अब नंबर 5 पॉइंट ऐसा है कि सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास ये पूछा हुआ है इसमें कि ए सेट इज डिफाइंड एज, आगे ऑप्शन नंबर ए सम स्पेशल लिस्ट ऑफ एलिमेंट, बी है वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, दो किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, एक वो जो अकल से किए जाते हैं, एक वो जो हमें डेफिनेशन याद होती है। तो लिहाजा इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है। देखो, पेपर आने को कहीं से भी आ सकता है, जो बंदा जितनी मेहनत कर ले, आपने खुद भी मेहनत करनी होती है। याद रखें, कामयाब वही होगा जो खुद पढ़ेगा और हमारी वीडियो से फायदा हासिल करेगा। कोई शख्स अगर किसी दूसरे पे भरोसा करता है तो वो अमूमन उसके भरोसे पे पूरा नहीं उतर सकता जब तक कि आप खुद मेहनत ना करें। तो ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन थी, जिसको आती है वो कर सकता है। नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो नंबर 6 पे अब क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। और ये हमारे फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला पॉइंट है। इसके अंदर ए सेट, बी सेट, सी सेट दे दिया गया है, और आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, और यकीनी तौर पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो ए सेट है वो हम बाद में लिख लेंगे, और बी, और याद रखें जब आप एमसीक्यूज की बात हो या आप एंट्री टेस्ट में दे रहे हो तो जितना काम शॉर्ट हो ज्यादा बेहतर है। और ए सेट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए सेट हमारे पास लिखा हुआ है 0 और 1। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है डाल दिया जाएगा, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी हमें कहते हैं। क्या हम पूरा फाइंड आउट करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये एमसीक्यूज है, ये एंट्री टेस्ट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाले नंबर लेने जो दोनों में पाए जाए। अब हम बी और सी को देखते हैं। तो बी और सी में 2 नंबर ऐसा है जो दोनों में नजर आ रहा है, तो हम फौरी तौर पे यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीकाकार ये होता है कि 0 को हम स्मॉल ब्रैकेट में उठाएंगे और 2 के साथ लिख देंगे, और उसके बाद चूंकि और नंबर होते तो हम 0 उठाते 2 के साथ लिखते, अगर और नंबर होते 0 को उससे आगे, फिर उससे आगे। लेकिन चूंकि ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तो शॉर्ट करके आते हैं। तो 1 है, तो अब 1 को 2 से हमने लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करें कि हमेशा जो है सब सर्च में आपके पावर सर्च से जो लिंक करता है वो कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं। अब फर्ज करें ऐसे भी देने वाला ऑप्शन दे सकता है कि आपको, जैसे यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम राइट कर देते हैं, बाकी गलत है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं और भी लिख देता और ऐसा लिख देता, चले यहाँ पे लिख के सी तक तो लिखे हुए, मैं डी लिख के बताता हूँ कि फर्ज करें यही आंसर आपको इस तरह से लिख के दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 0, 2 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2। तो इसका मतलब ये था कि अब आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये भी आंसर सही लग रहा है, ये भी आंसर सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है और ये सही है। क्योंकि एक तरीका का रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ए इंटू बी जब आता है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से हमारा डोमेन और रेंज आता है, जबकि
जो पावर सेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, 4 पर्सन होते हैं। अगर वो पिक्चर खिंचा रहे हैं तो उसको हमें दिखाना होता है। तो दोनों सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ब्रैकेटों पे उन्होंने तब्दीली रखी है। अगर बात सबसेट आए, इम्प्रॉपर आए, प्रॉपर आए, तो आपने ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के हवाले से कार्टेशियन प्रोडक्ट आए तो आपने स्मॉल ब्रैकेट है। देखो, आप जब पेपर देने जाते हो तो आप गलतियां ऐसे कर आते हो और घर आके कहते हो पेपर तो आसान था लेकिन गलती कर दी। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, वरना आप अपने नंबर खो बैठेंगे। अब सबसे लास्ट नंबर 7 है और इसमें लिखा हुआ है एन इज। अच्छा, एन को मैं बता दूं ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और बहुत ही खराब है ये, तो फिर भी मैंने कुछ बेहतर लिखा हुआ है, लेकिन देख लीजिएगा। n इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, बेसिकली नंबर होगा। और w इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब देखिए यहाँ नंबर्स लिखा है। देन विच इज द इज स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि नेचुरल नंबर बताने होंगे कि कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते हैं। और होल नंबर जो है हमारे पास क्या है कि सिर्फ 0 का इजाफा है, बाकी सारे वो नेचुरल नंबर होते हैं। इस तरह से चलते जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब वो किस तरह से ऑप्शन दे रहा है और कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ पे होता है सबसेट। नेचुरल नंबर को कहा जा रहा है कि वो सबसेट है होल नंबर का। तो भाई ये आंसर सही हो गया हुआ है। क्यों सही हुआ है कि देखिए नेचुरल नंबर के तमाम नंबर इस होल नंबर में मौजूद है। यहाँ तो 0 ज्यादा है, बाकी है। हाँ, यही चीज अगर उलट होती, इस तरह से होती कि होल नंबर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो फिर गलत था, क्योंकि होल नंबर में 0 एक नंबर ज्यादा है और जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। चैप्टर नंबर 2 कराची सिंध बोर्ड। और इसमें हम और सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं पहली एमसीक्यूज में, और सारे के सारे नंबर रूट्स में दिए गए। और आपको मालूम है कि रूट से बाहर निकलने पे दो बातें होती हैं। अगर नंबर पॉइंट में आ जाए और पॉइंट में आने के बाद कंटिन्यू वो पॉइंट्स में पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो इस सूरत में वो इर्रेशनल कहलाता है। और अगर वो रूट से बाहर आ जाए और 4 आ जाए, रूट 16 हो तो 4 आ जाए, 9 हो तो 3 आ जाए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो लिहाजा ऐसे तमाम नंबर्स जो स्क्वायर नहीं बना पाते, तो रूट से बाहर वो नहीं आते, जैसे कि 2 3 5 7, ये ऑलरेडी नंबर्स अगर पूछा जाए तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो याद रखा जाए कि ये तमाम नंबर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, इर्रेशनल नंबर। तमाम रूट के नंबर जो रूट से निकल के पूरे सॉल्व हो जाते हैं वो आपके रैशनल्स कहलाते हैं। और जिनकी डिवाइड और जिनका पूरा सॉल्व ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद कंटिन्यू नंबर चलते जाए, उसमें रिकॉर्डिंग इर्रेशनल ये सारे कुछ आ जाते हैं और इस सूरत में वो नंबर इर्रेशनल काउंट होता है। इर्रेशनल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती है। तो अब सेकंड हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं और इसमें एक आयोटा है और इसको हम फौरी तौर पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास होना ये है कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो यहाँ पे जैसे कि a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और आयोटा का भी स्क्वायर कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। जिस तरह के हमें याद होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और आंसर हमारे पास इसका 10 आ गया, जो कि हमें सी ऑप्शन में मौजूद है और इसे हम टिक कर दें। इसके बाद सिलसिला 3 4 5 6 7 एक जैसा, और इस तमाम चीज को मुझे आपको बेहद
ज़रूरी तौर पे समझाना था, क्योंकि इस तरह के ना बुक के अंदर बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप प्रूफ करें। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। अब जब क्वेश्चन प्रूफ का आता है तो बच्चे प्रूफ तो कर देते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस को याद नहीं रखते। लेकिन याद रखेंगे, ये तमाम प्रॉपर्टीज है, इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी हैं, और ये तमाम प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे बल्कि वो प्रॉपर्टीज पूछेंगे। तो अब तमाम बातें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है, और उसमें क्या याद रखना है कि नंबर 3 में Z1 ऊपर अगर माइनस हो तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, और Z2 ऊपर माइनस है, यहाँ बाहर है, तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट। क्या होता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कई इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी। अगर फर्ज करें, एक जनरल बात करते हैं कि Z आपके पास लिखा हो, आपके पास 2 + 3 आयोटा ऐसे लिखा हो, तो अगर Z को कॉन्जुगेट करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो कहे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, या फिर Z के ऊपर माइनस की साइन, या बार भी अक्सर बच्चे कहते हैं, माइनस कह ले, बार कह ले, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आयोटा वाले की साइन चेंज हो। अब जैसे ये 2 है, ये वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है, ये पहले हो जाता है, ये बाद में हो जाता है। तो हमारे क्लास 10 के अंदर कॉन्जुगेट लेते थे, तो हमें टीचर लोग कहते थे कि भाई सेकंड टर्म की साइन चेंज कर दो। तो यहाँ ऐसी बात नहीं चलेगी कि जो सेकंड टर्म है उसकी साइन चेंज करे, जहां आयोटा होगा साइन उसकी चेंज होगी। अब Z है तो Z के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि ये सारी बातें अगर क्वेश्चन हो तो करके दिखानी पड़ती है, लेकिन Z1 के ऊपर अगर आपका बार लगाए और प्लस Z2 के ऊपर भी बार लगाए, तो बुनियादी तौर पे इसका राइट हैंड साइड या इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें के आंसर सेम आता है, उसमें Z1 + Z2 दोनों के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि आपके Z1 Z2 के ऊपर अगर सेपरेट कॉन्जुगेट लगाए गए तो इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगाए जा सकते हैं, और अगर फोर्स करें Z2 पहले लिख दिया जाए, Z1 बाद में लिख दिया जाए, तो वे दोनों प्लस के हैं, तो कोई इसमें इफेक्ट आने वाला नहीं है, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो इसी तरह नंबर 4 में चूंकि Z1 × Z2 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है, ये है इसके ऊपर। तो एक्चुअली अब इस सूरत में हमारे पास होना क्या है कि इस सूरत में हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर बी। यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, लेकिन इसमें भी अगर Z1 पहले हो जाए, Z2 बाद में हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे ही आएगा आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमें जो कि ऑप्शन दिए हुए थे और बुक के अंदर, और इस तरह वो आगे पीछे करके देते, लेकिन इधर भी और इधर भी आगे पीछे से फर्क नहीं होता। बस ये याद रखना है अलग अलग है। अगर इसके ऊपर बार का निशान तो एक साथ आ जाएगा, और प्लस है या मल्टीप्लाई एक साथ आ जाएगा, यानी इसमें Z1 पहले भी आ सकता है, Z2 बाद में भी आ सकता है। बुक आपके पास है, चाहे तो कंफर्म भी कर लीजिएगा। इसी तरह अब नंबर 5 पे आ जाते हैं, तो नंबर 5 के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे Z1 × Z2 पे एब्सोल्यूट की वैल्यू है। एब्सोल्यूट का मतलब है मॉडुलस। तो अब इसमें क्योंकि अगर क्वेश्चन होता है तो वो वेरीफाई हो जाता है, आंसर हमारा लेफ्ट और राइट एक जैसा आ जाता है। लेकिन क्योंकि बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये बुक की प्रॉपर्टीज है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, यही करेक्ट है। और इनके साथ अगर नाम मिले तो ये पहले बाद वाला भी चक्कर चल जाता है। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि भाई एक एक पे था दोनों पे आ गया, एक एक पे था दोनों पे आ गया, ये दोनों पे था सेपरेट हो गया आ गया, यही चेंज आ रहा है। बड़ा आसान है याद रखना। और इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं, तो नंबर 6 के ऊपर एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे वैसे याद करेंगे तो शायद मुश्किल हो सकती है।
और नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और करके देख लेते हैं। तो अब देखिए कि हमारे पास दो है, अगर z में प्लस करना है z का कॉन्जुगेट, तो अगर ये z है तो z कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमारे और लिखा हुआ है, सही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहेंगे z1 तो दे ही नहीं रहे, z2 है ही नहीं, ना z है ना z2 है ना z1 है। तो ये बात तो शुरू में होनी चाहिए थी और आपकी तरफ से सवाल भी आता है। z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने ये बात कही, इसे आपको ध्यान में रख लेना चाहिए था, या अभी रख लें कि इसके अंदर एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लास्ट में हमने नंबर 8 इसी के ऊपर पॉइंट रखा हुआ है। तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है। इधर अगर मैं आपसे कहूं तो ये अपना फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप लिस्ट में ये इम्पोर्टेंट है, और जरा गौर से सुन लीजिएगा। हमारे पास z कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इमेजिनरी के अंदर क्या होता है कि आयोटा के साथ जो होता है ना, वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। इसे शॉर्ट में आई लिख देते हैं, आई मींस इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इमेजिनरी का जिक्र, ठीक है। ये आप स्पेलिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आई कह दिया, तो इसका इमेजिनरी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन याद रखना कि आयोटा को नहीं, आयोटा के साथ, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब होता है कि ना सॉल्व होने वाली वैल्यू। तो आयोटा जो कि रूट के अंदर -1 होता है, तो वो कभी सॉल्व नहीं होता। कैलकुलेटर तक बेचारा मजबूर है, वो मैथ एरर दे देता है कि ये नहीं मैं कर सकता। तो लिहाजा आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा के बगैर अकेला हमें क्रम में मौजूद होता है वो रियल कहलाता है। और फिर अगर आपके ध्यान में आ रहा है कि रियल क्या होता है, इमेजिनरी का तो बता दिया कि ये वो वाला पार्ट जो कि ना सॉल्व होने वाले के साथ होता है, लेकिन रियल के अंदर क्या होता है कि ये सॉल्व होने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो अब ये कि अगर वो पूछे रियल पार्ट क्या है तो आपने इसको कहना है, और अगर वो इमेजिनरी पार्ट कहता है तो आयोटा के साथ वाला नंबर कहना है। अब बात हम कर रहे थे नंबर 6 के ऊपर। तो 6 के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो z के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन z सेकंड वाला जो है उसके ऊपर बार डला हुआ है, और नंबर 6 और नंबर 7 देखने से एक जैसी, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो अब हमने करना क्या है कि भाई ये z ले लो, ये z बार मींस कॉन्जुगेट ले लो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं तो आपको ज़बानी आंसर भी दे दूं, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो z हमारे पास है ये वाली वैल्यू 2 + 3 आयोटा, और अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगा के हमने कर देना 2 - 3 आयोटा। अब ये 2 + 3 आयोटा और फिर प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा, तो ये कट गया, और कटने के बाद आप ये देखिए 2 और 2 4 हो गया, और आयोटा 3 आयोटा -3 आयोटा फिनिश। लेकिन अगर मेरा दिल चाह रहा है कि यार मैं आयोटा को नाराज ना करूं, तो आयोटा मैं लिख लेता हूं। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है फिर वो 0 होगा, क्योंकि वो यहाँ से पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे वो इसका जो ऑप्शन दे रहा है नंबर 6 में कि ये प्योरली आपके पास रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो अभी तो हमने ये अगर इस सेंस में लगा लिया कि अगर वो रियल पार्ट बोले ना, जरा इससे हटके जरा बात करेंगे। अगर वो कहते हैं रियल पार्ट क्या है, 4 कहेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे जब ये वैल्यू नहीं ना होगी तो बच्चे कहेंगे कि वो तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नहीं है, अभी जो ऑप्शन आ रहा है कि प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल, तो इसका आंसर है प्योरली रियल, क्योंकि आयोटा वगैरह जा चुका है। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात, क्योंकि बातें बहुत हैं, जितनी कर लो कम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे +0 आयोटा लिखेंगे तो अब अगर फर्ज करें यही चीज देने के बाद वो कहते हैं कि भाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये है तो रियल है, ये इमेजिनरी है, बल्कि इससे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद रियल तो हमें 4 मिल रहा है, इमेजिनरी नहीं मिल रहा, तो इमेजिनरी आयोटा के साथ 0 लगा होगा, क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब है 0 है। तो जो शख्स नहीं होता उसकी तादाद 0 होती है। तो इस लिहाज से अगर बात हो रही है इसके अलावा, तो ये रियल पार्ट 4 हो गया, इमेजिनरी आपका 0 हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम नंबर ये प्योरली रियल है, नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं, तो 7 में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे
z के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान डाला हुआ है। और बार बार कह रहा हूँ कि बार बार z का कॉन्जुगेट कहते हैं तो z बार ही होता है। तो अब यहाँ पे यही चीज हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक्सपोज किया था और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, और बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपका अपोजिट आंसर आएगा। जैसे ये टोटली रियल था वो आपका टोटली इमेजिनरी होगा। और तो ये 2 है प्लस 3 आयोटा है, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये दो कैंसिल तो रियल वाले नंबर खत्म हो गए, ये 6 आयोटा हो गया। तो ये टोटली जो है ये चूंकि रियल तो 0 है तो ये टोटली आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे कि पहले वो रियल प्योरली रियल था, अब ये इमेजिनरी। लेकिन फिर वही वाली एक्स्ट्रा बात कि अगर वो बोले यार इस तरह है तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप इसको 0 + 6 आयोटा लिख सकते हो। तो ये आपके पास रियल हो जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी हो जाएगा। तो चूंकि वजह ये कि कई एंगल से, अच्छा इससे नंबर 6 और नंबर 7 भी हमारा हो गया। और 7 होने के बाद एक पॉइंट हमारी तरफ से इस तरह से हो गया था z, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा के हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो वो थोड़ी इस तरह की बात हो जाएगी। फर्स्ट करो ये z है और ये z का कॉन्जुगेट है, और जिस तरह मल्टीप्लाई करके आंसर लिया था यहाँ पे इस तरह ही जो थोड़ी देर पहले आया था, ये इसके नेम है। और वो डायरेक्ट उन्होंने विदाउट नेम एक मतलब एक z और एक उसका कॉन्जुगेट दे दिया है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बात जो इससे पहले हो गई थी उसी तरह से हो जाएगी। तो अब नंबर 8 है, तो 8 वाला याद रखें कि फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप लिस्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिंपल आता है कि इस तरह से लिख के दे देते हैं कि रियल और इमेजिनरी क्या है, फिर तो आपने सिर्फ आयोटा के साथ वाले को इमेजिनरी और विदाउट आयोटा यानी कि ओनली कांस्टेंट वैल्यू उसको आपने रियल कहना। लेकिन मैं कांस्टेंट कह गया, कभी कभार इस तरह भी लिखा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल z को ऐसे लिख के दे दें a² + 3b आयोटा, तो इसमें जो रियल है तो वो a² हो जाएगा, और जो इमेजिनरी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास 3b हो जाएगा। ठीक है। तो बोलते वक्त ना कई ऐसे लफ्ज होते हैं जो थोड़े से गलत भी निकल जाते हैं, सही है ना। और इसमें पूछा हुआ है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताया आप क्या है। तो आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखें कि अपॉन के अंदर अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम रिवर्स एलसीएम करेंगे, यानी कि इसके नीचे अलग से 4 लगा देंगे और इसके नीचे अलग से लगा देंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ऊपर वाला स्टेप हमारा बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये 5/4 कैंसिल नहीं हो रहा और आयोटा का ये इसका मल्टीपल है, और जबकि यहाँ पे 3/4 के साथ आयोटा जब स्क्वायर होगा तो -1 आ जाएगा, और सिलसिला ये होगा कि 5/4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। अब ये नहीं है कि जो पहले है वो रियल है, जो बाद में वो आयोटा है। रियल आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, रियल होगी, और इमेजिनरी जो वैल्यू होगी वो आयोटा के साथ वाली होगी। तो वो जो इमेजिनरी वैल्यू होगी आपकी वो कौन सी होगी, 5/4, और रियल जो होगी वो 3/4। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाएगा। तो रियल पे हम 3/4 और इमेजिनरी पे हम 5/4 आंसर है। हमें एक चैप्टर नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज दी हुई हैं बहुत सारे नंबर्स के बारे में, और इसी सिलसिले में सबसे पहली जो एमसीक्यूज है उसमें सिंपल हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग्स क्या है। हमें यहाँ पे z दिया हुआ है x - आयोटा y, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका हमें z डैश देना है या बार कह लें। इसका मतलब है कि हमें इसका कॉन्जुगेट बताना है। अब कॉन्जुगेट में नॉर्मली एक वर्ड कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि दो ड्रम में से किसी एक ड्रम की साइन बदल दी जाए।
लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखना है कि हमेशा आयोटा वाले की साइन को चेंज करेंगे, और अगर ये आपको पहले दिया जा रहा है या बाद में दिया जा रहा है, लेकिन जो आयोटा के साथ साइन होगी उसे हम चेंज कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें z दिया है, z के ऊपर जब माइनस यहाँ बार लगाया हुआ है तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट। तो इसका जब हम आंसर देंगे नंबर 1 वाले का, तो वो इस तरीके से होगा कि हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हुए हमें आयोटा वाले की साइन को चेंज कर देना है। जैसे माइनस आयोटा y तो हम प्लस आयोटा y कर देंगे, तो लिहाजा इस तरीके से पहले का आंसर हमारे पास x प्लस आयोटा y हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 के अंदर जो है वो मॉडुलस मालूम किया है, और बुनियादी तौर पे ये एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि z अगर आपको बिल्कुल उसी तरह का जैसे नंबर 1 में दिया है तो इसका मॉडुलस का बुनियादी तौर पे फॉर्मूला होता है। और ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपको z के साथ इस तरह से मॉडुलस दिया जाए तो हमें जो है फॉर्मूले के अंदर परफॉर्म ये करना है कि जैसे यहाँ पे आपके पास x है तो आप इसका x का स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस होता है, और प्लस के बाद आयोटा को छोड़ते हुए जो भी आपके पास यहाँ वेरिएबल होता है, जैसे कभी x की जगह वो a भी दे सकते हैं, y की जगह b भी दे सकते हैं, नंबर्स भी दे सकते हैं। इस सिलसिले में हमने नंबर 3 इसी के मुताबिक लिखा हुआ है ताकि आपको हम 10 इयर्स के अंदर जो आए वो भी कवर करते हैं, और उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी आपको बता दें ताकि आपको कोई आपके जहन में सवाल बाकी ना रहे। तो अब यहाँ पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है y। आप अगर साइन के साथ भी लेना चाहे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि हमारे पास स्क्वायर करने के बाद x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर आप नेगेटिव भी ले लें तो कोई इसमें ऐसा नुकसान नहीं है, क्योंकि स्क्वायर उसे माइनस से क्या कर देगा प्लस। लेकिन बुनियादी तौर पर ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि z मॉडुलस फाइंड आउट करें तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हमने 2 आपको कवर कर लिया, और 3 हमने इस तरह से बनाई ताकि ऊपर के दोनों पॉइंट्स हमने इसके अंदर कवर कर सके। इस बार हमने क्या किया है कि यहाँ x की जगह 3 लिख दिया है और y की जगह हमने -5 लिख दिया है, और वही 2 बातें जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है हमने यहाँ पे उसको अपने सामने नोट कर लिया। अब z के ऊपर अगर माइनस है तो इसका मतलब एक कॉन्जुगेट है। तो नंबर 3 के 2 पॉइंट्स हमने अपनी तरफ से बनाए, और पहले पॉइंट में जब कॉन्जुगेट बताएंगे तो पहला पॉइंट जो आपके पास है इसमें आपको जैसे कि समझाया है कि आयोटा वाले की साइन बदल देंगे। तो यहाँ पे 3 + 5 आयोटा हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। और वैसे नॉर्मली अगर इसके अलावा कोई चैप्टर हो कॉम्प्लेक्स के अलावा तो कॉन्जुगेट में किसी टर्म की भी साइन चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयोटा वाले की होगी। अब इसी तरह जैसे सेकंड पॉइंट था मॉडुलस दिया था, तो इसका मॉडुलस कैसे बनेगा, तो अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है z मॉडुलस। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसके अंदर देखना ये है कि z में हमारे पास ये रियल पार्ट कहलाता है, आगे इसका जिक्र हम करेंगे। तो 3 जो है इसका स्क्वायर ले लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस लेना है और -5 का स्क्वायर कर देना है। जैसे कि फॉर्मूला हमने इसको इस तरतीब से यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि हम जैसे जैसे आगे चलें हमें पीछे वाली बातों से हेल्प मिलती है। पास 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, यानी कि अंडर रूट के अंदर 34 आ जाएगा। अब अगर ये फैक्टर बन के बाहर निकल रहा था तो निकाल लेते हैं, और हमें वैसे भी इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 भी हमने एक पॉइंट लिया है, उसे हर एंगल से करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ताकि बात समझ आ जाए। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो z के ऊपर जो बार लगा है या माइनस लगा है तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट।
बाज़ बात ये इसी बात को इस तरह से पूछ लेते हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a कॉमा b इज डैश। अच्छा, इसमें हमने दो बातें आपके सामने रखी हैं। एक तो ये कि z डैश की सूरत में नहीं दिया हुआ और z में आपको देखें दो टर्म्स दी हुई है, जबकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स कहलाता है, जैसे मैट्रिक में ग्राफ के अंदर आप लोगों ने किया होगा। तो ऑर्डर पेयर की सूरत में किस तरह से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, और प्लस ये कि इसका एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और अगर इस तरह हम नहीं लिख रहे और हमें कॉन्जुगेट लिख के हमें दिया जा रहा है तो हमें मतलब इसका एक ही लेना है। और यहाँ पे याद रखिए कि ये जो सेकंड बी दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर पेयर के लिहाज से अगर बात करें तो पहला जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड आपका वाई को करता है। तो वाई का जो भी साइन होगा वो आप चेंज करते हैं। जैसे कि ए कॉमा बी लिखा है तो आपने जो बी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन पे जो भी होगा उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो इसका नंबर 4 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या बन जाएगा, ए माइनस का बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर हम ये ऊपर की 3 बातें करते और नंबर 4 को हम डिस्कस नहीं करते तो फिर आपको इस वीडियो से मुकम्मल तौर पे फायदा नहीं होता, क्योंकि ये एक अलग अंदाज है और ये एक तीनों में अलग अंदाज है। अगर इस अंदाज से दिया जाए तो आपको बकायदा समझाना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो हमारा ट्रैक है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर के 4 पॉइंट्स एक जैसे थे और 5 पॉइंट जो है वो कभी कभार आपके पेपर में 10 ईयर में मतलब 10 सालों में एक बार या 2 बार आने के चांसेस हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान है कि मेरे ख्याल से एक MCQ से ही आप समझ जाएंगे। नंबर 5 है, तो नंबर 5 में कहा गया है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 -4 इज डैश। अच्छा, इसमें भी ये बात नोट कर लीजिएगा कि 2 अंदाज हो सकते हैं। अभी ऑर्डर पेयर के अंदाज से दिया है, तो जब एडिटिव इनवर्स कहते हैं तो हमें दोनों की साइन को चेंज कर देना है। जैसे कि 3 है तो -3 हो जाएगा और -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर कोई 2 टर्म इस तरह से देते तो फिर हम दोनों की भी साइन चेंज करते, चाहे इस अंदाज से दें चाहे उस अंदाज से दें, हमें इसकी साइन चेंज करनी है। अब नंबर 6 से जो पॉइंट आ रहा है वो 6 से लेके 10 तक चल रहा है और ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आप ये कह सकते हैं कि 10 इयर्स के अंदर कम से कम ये 6 टाइम आपको लाजमी दिया हुआ है। तो तकरीबन ये कंफर्म आने के चांसेस होते हैं। तो अब हम नंबर 6 से 10 तक क्या समझेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए कॉमा। तो नंबर 6 के ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए, और बाद में तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है कि जब भी ए कॉमा बी का नंबर 6 के ऊपर बात हो रही है कि ए कॉमा बी का आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो इस सूरत में ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉमा डालने के बाद यहाँ पे -b और अपॉन में पहले की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यकीनी तौर पे अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरह से लिखा जा सकता है, और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब इससे आगे नंबर 7 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 7 के अंदर हमने हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है। जैसे नंबर 7 में वही वर्ड है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी कॉमा डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने ए और बी को चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ए की जगह सी आ जाएगा, बी की जगह आपका डी आ जाएगा। बुनियादी तौर पे इस तरह का 2 वजूहात से किया जाता है। एक तो ये कि कोई बच्चा अगर रट के आया हो तो उसकी इतनी अकल हो कि उसे पता है
कि ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी हो जाए तो उसमें क्या तब्दीली आएगी। तो यकीनन है तमाम ऐसे बच्चे जो अकल रखते हैं उन्हें पता है कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे सी कॉमा डी दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे माइनस आता है और डी को भी माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब अगर बात करते हैं नंबर 8 में, तो यकीनी तौर पे 8 में भी हमने यही पॉइंट लिया है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि यहाँ पे नंबर्स ले लिए हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3,4 इज डैश। तो अब ए की जगह 3 आ चुका है और बी की जगह 4 आ चुका है। तो अब हमें फॉर्मूला आता होगा, हम उस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 3 और 4 की पुट करेंगे। तो अब हमारे पास अगर ये 3 है और सेकंड 4 है, तो हमने क्या करना है कि जैसे कि ये हमारे पास ये फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम ए समझ लें और इसे हम मतलब इसे हम ए कह दें और इसे हम बी कह दें। यानी ए आपके पास 3 के इक्वल है, बी आपके पास 4 के इक्वल है। तो जहां पे ए होगा वहां पे 3 रख देंगे। और अगर एमसीक्यूज है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट की आदत डालें, और डायरेक्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो ताकि डायरेक्ट में गलती ना हो। अब जैसे यहाँ पे ए का स्क्वायर होगा, तो ए अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और बी का स्क्वायर है तो बी आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस तो आना ही आना है, लेकिन इन केस कि अगर आपके पास बी जो था वो माइनस में दिया जाता तो फिर ये साइन आपकी चेंज हो जाती, माइनस के बजाय वो प्लस हो जाता। लेकिन जो कि दोनों पॉजिटिव दिए तो फॉर्मूले की साइनों में कोई फर्क नहीं आने वाला, और नीचे तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में भी दिया जाए तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास करना क्या है कि 4 लिख देंगे, क्योंकि बी जो है यहाँ पे 4 के इक्वल है और माइनस फॉर्मूले का है। फिर इसी तरह ये दोनों हमारे पास सेम है। अगर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो तो ये सेम टू सेम हम लिख देते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले से स्टार्टिंग के डेज में आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगी आपको पता है कि नीचे दोनों सेम होते हैं, तो जो यहाँ हमने मेहनत करनी है वो सेम टू सेम यहाँ पे हमें उतार देनी चाहिए। तो अब एक स्टेप आपका और होगा, ये 3 अपॉन आपका 25 हो जाएगा और -4 अपॉन आपका 25 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो बात हो रही थी नंबर 8 के ऊपर। अब 8 के बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 9, और नंबर 9 पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये अक्सर पेपर में आया हुआ है और इसमें बहुत सिंपल है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0। तो 1,0 जो है हमारे पास, चूंकि 1 बहुत ही सिंपल नंबर होता है, 0 भी सिंपल होता है, इनका स्क्वायर हो, इन्हें कुछ भी करें तो ये बेसिकली बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं आती इससे, ठीक है। इसके बजाय अगर यहाँ फोर्स करें 37 दे देते हैं या 29 दे देते हैं तो फिर हमें यकीनी तौर पे कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़े। अब एक नंबर की एमसीक्यूज हो तो ऐसा अमूमन वो करते नहीं है, इसी वजह से ये पॉइंट आपके पेपर में कई बार रिपीट भी हुआ है, ताकि आपको बहुत आसानी से विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन कर लें। तो अब आपने करना क्या है कि अभी तक हमारे पास ऊपर फॉर्मूला लिखा मौजूद है और यहाँ पे जैसे आगे ऊपर हमने ए और बी का तायुन कर लिया था, तो इस बार भी ए आपके पास 1 होगा, बी आपके पास क्या होगा 0। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे ए है तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1, और नीचे जो है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। इसी तरह देखिए अब सेकंड में 0 दिया है, तो एक नंबर की एमसीक्यूज है तो वो कैसे टाइम आपका सेव कर रहे हैं कि अगर ये 0 है तो न्यूमरेटर जब भी 0 होता है तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो अंडरस्टूड वो 1 होगा। तो आप यहाँ देख लें कि डिनोमिनेटर तो आपका अब अगर
यानी कि इसे आप डायरेक्ट 0 लिखते हैं तो आपका टाइम सेव है। लेकिन अगर आप लिखते भी हैं तो 0 ना तो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है। तो इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट की हम इंशाल्लाह हमारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो बात तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस की साइन आखिर क्यों नहीं आती। तो इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस हैं। तो अब नीचे जो है वो अगर आप चले आपको समझाया जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 है और 0 का स्क्वायर 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा कि ये 1 ही आ जाएगा और ये 0, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो वही आया जिसका उन्होंने पूछा था। यानी कि 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 0 है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब सबसे लास्ट की बात करें नंबर 10 की, तो यहाँ भी कभी एग्जाम में इस तरह का अभी तक हमारे बोर्ड में आया तो नहीं है, लेकिन एक मेरी अपनी एक सोच है और वो सोच मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें जिस तरह के यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का कहा गया, तो यहाँ पे एक तरह से इसका आंसर देके ये पूछेंगे ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसके अंदर थोड़ी आपकी अकल चाहिए होगी। वो इस तरह से कि देखो यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो आपके पास प्लस में होता है, और अगर सी आपको माइनस में दिया है तो अंडरस्टूड कि इसके ऑप्शन हमने आपको लिख के बताए तो सी आपका माइनस में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है और इधर भी प्लस है तो ये अगर माइनस है तो ये ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया क्योंकि सी पॉजिटिव है, और ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि सी आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो अब इन दोनों के दरमियान सिलसिला चलेगा कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पे। तो सेकंड हमारा नंबर बी है जो कि साइन चेंज कर जाता है, और यहाँ पे वो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे तो वो प्लस में आया, तो इसका मतलब है यकीनी तौर पे हमारे पास ये माइनस में आना चाहिए। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि इसका आंसर ये वाला नहीं बल्कि -C - P है। इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।